हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था 23 को सेकंड शिफ्ट में, उसका इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्सेशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सेबेस्टियन, आई फेल्ट डैश इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। हेमंत, डोंट वरी, वी वाजंट एज एग्रेगियस एज यू थिंक। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है? एग्रेगियस। यहाँ पे एग्रेगियस का क्या मतलब होता है, तभी तो हम उसका सिनोनिम बता पाएंगे ना। तो एक्सट्रीमली बैड और शॉकिंग, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्सट्रीमली बैड और शॉकिंग। अब इन सब ऑप्शंस की मीनिंग देख लेते हैं। सेड्यूलस, सेड्यूलस का क्या मतलब होता है? डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग। तो ये तो हो नहीं सकता, डिलीजेंट हार्ड वर्किंग। ट्यूमिस्केंट का क्या मतलब होता है? स्वेलन, स्वेलन और बिकमिंग लार्ज, और बिकमिंग लार्ज। रिकॉन्डाइट, रिकॉन्डाइट का क्या मतलब होता है? ऑब्सक्योर, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कॉन्स्पिकियस, कॉन्स्पिकियस का क्या मतलब होता है? इजीली नोटिस्ड, अट्रैक्टेड, अट्रैक्टिंग अटेंशन, इजीली नोटिस्ड और अट्रैक्टिंग अटेंशन। तो यहाँ पे एग्रेगियस का सिनोनिम क्या हो गया? कॉन्स्पिकियस। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कॉन्स्पिकियस। देखो, एक्सट्रीमली बैड और शॉकिंग। शॉकिंग होता है जब हम किसी को अटेंशन पता चलता है, तो अट्रैक्टिंग तो इसलिए हो गया इजीली नोटिस्ड और अट्रैक्टिंग अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज अ पर्सन हु स्टडीड एंशिएंट राइटिंग्स एंड इंस्क्रिप्शन। तो इन सब का हमारे को ऑप्शंस का मीनिंग पता होना चाहिए। देख लो, देखो, टाइपोग्राफिस्ट जो टाइप करता हो, अ पर्सन स्किल्ड इन प्रिंटिंग और टाइपिंग। देखो, टाइपो से पता चल रहा है ना, अ पर्सन स्किल्ड इन प्रिंटिंग और टाइप डिज़ाइन। एपिग्राफिस्ट, एपिग्राफिस्ट होता है अ पर्सन हु स्टडीज एंशिएंट राइटिंग एंड इंस्क्रिप्शन। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और पॉलीग्राफिस्ट, पॉलीग्राफिस्ट कौन हो सकता है? अ पर्सन हु राइट्स ऑन मैनी सब्जेक्ट और यूजेज अ पॉलीग्राफ। अ पर्सन हु राइट्स on many subjects or uses a polygraph. Geographist, a person who studies geography is called geographist. A person who studies geography. अगर आप चाहते हो जो अभी सितंबर में एग्ज़ाम हुए हैं सारे, पीजीटी हो टीजीटी हो, उसका मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम एंटोनिम की सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस हिसाब से फिर मैं बना दूँगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, सिनोनिम, एंटोनिम एंड एंटोनिम, और जो भी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, मतलब इंग्लिश में जो आते हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम एंटोनिम में हो गया। बट क्वेश्चन टैग की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो मेन यही टॉपिक है। और अगर आपको कोई और भी टॉपिक चाहिए, टाइम मिला तो मैं बना दूँगी सेपरेट वीडियो, बट कमेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हेलन डिडंट कंप्लीट द असाइनमेंट एंड शी डिडंट इन्फॉर्म द टीचर ईदर। देखो, जो क्वेश्चन है, मतलब सेंटेंस है,
वो कैसा है, नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, पॉजिटिव। और हमारी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, डिड, तो हो जाएगा डिड हेलन, और यहाँ पे भी शी है तो डिड शी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, select the most appropriate option to fill in the blanks. Even though Nidhi knew the surgery would be extremely painful, she decided to dash and schedule the surgery. देखो, निधि को पता है कि सर्जरी बहुत पेनफुल है, बट फिर भी उसने क्या डिसाइड किया कि वो सर्जरी कराएगी, इस पेनफुल मतलब इस पेन को सह लेगी, तो उसने सर्जरी शेड्यूल करा ली। तो अब हम इन सब के जो ये हैं क्या बोलते हैं, ईडियम और फ्रेजेस, इनकी मीनिंग देख लेते हैं। और हाँ, जैसे मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा, सिनोनिम एंटोनिम, तो उसमें ईडियम और फ्रेजेस भी इंक्लूड हो जाएंगे। सेपरेट वीडियो बन जाएगी, जो सितंबर फिर अगस्त ऐसे, ये सब डिपेंड करेगा आपके कमेंट पे। अगर मतलब बहुत बच्चों को चाहिए होगा तभी मैं बनाऊंगी। टेक द हिट का क्या मतलब होता है, एक्सेप्ट ब्लेम और लॉस, accept blame or loss. Bite the bullet, face a difficult or unpleasant situation with courage and determination. Face a difficult or unpleasant situation with courage or determination. Swallow the bile and grip the loins tail, ये जो दोनों है ये ईडियम्स नहीं हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि उसकी सर्जरी थी वो बहुत पेनफुल थी, बट शी डिसाइड बाइट द बुलेट एंड शेड्यूल द सर्जरी। उसने सोचा कि वो इस डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन को फेस करेगी। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। शी कंप्लीटेड हर होमवर्क डैश टू अवॉइड पनिशमेंट। उसने अपना होमवर्क कैसे, क्विकली, वेरी क्विक। तो देखो यहाँ पे जो ये कंप्लीटेड है ना, ये वर्ब है, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसने कैसे अपना होमवर्क कंप्लीट किया, तो हमारे को वर्ब के हिसाब से एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब यहाँ पे है क्विकली। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। शी कंप्लीटेड हर वर्क क्विकली टू अवॉइड पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, select the most appropriate antonym of the highlighted word in the following conversation to fill in the blanks. Rahim, the politician gave a very cremastic yet ambiguous speech. Ramesh, I am sorry to disagree, it was dash and lacked transparency. अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड क्या है, क्रेमेस्टिक का क्या मतलब होता है, एंगेजिंग एंड चार्मिंग। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एंगेजिंग एंड चार्मिंग। अब इन ऑप्शंस की मीनिंग देख लेते हैं। फ्रेग्रेंट का होता है हैविंग अ प्लीजेंट स्मेल, लिख देती हूँ प्लीजेंट स्मेल। इरिक्सम का मतलब होता है अनप्लीजेंट, इरिटेटिंग और एनोइंग, अनप्लीजेंट, इरिटेटिंग और एनोइंग। इंट्रिपिड का मतलब होता है फियरलेस। कैप्टिवेटिंग, चार्मिंग, फैसिनेटिंग। चार्मिंग, फैसिनेटिंग। तो आंसर क्या हो गया हमारा, क्रेमेस्टिक का अपोजिट हो गया इरिक्सम, ये हो गया एंगेजिंग एंड चार्मिंग, और ये हो गया अनप्लीजेंट, इरिटेटिंग, एनोइंग। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ।
A. A thrill comes from a free fall and the momentary sensation of weightlessness before the cord pulls the jumper back upwards. B. Safety measures such as checking equipment and having trained professionals are crucial to ensure a safe and exciting experience. C. Bungee jumping is an extreme sport that involves jumping from a great height while connected to a large elastic cord. D. While some experiencing a rash of adrenaline, others may feel anxiety or fear during the jump. E. It organized in New Zealand and has become popular worldwide. It originated, sorry, ये originated है. तो यहाँ पे बात हो रही है बंचिंग जंपिंग की. तो स्टार्ट किससे होगा? मेन हमारा जो डेफिनेशन है बंचिंग जंपिंग से. तो सी से स्टार्ट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. सी के बाद क्या आएगा? बंची जंपिंग एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है जो जंपिंग होती है जिसमें जंपिंग इन्वॉल्व होती है बहुत हाइट से और इलास्टिक कॉर्ड उसमें अटैच होती है. और उसके बाद ये बताएंगे ना ई कि ये ओरिजिनेट न्यूजीलैंड में हुआ था बट अब पॉपुलर हो गया वर्ल्ड वाइड. तो सी के बाद आएगा ई. तो सी ऑप्शन 3 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. सी ई ए डी बी आगे का करने की जरूरत ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8. आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन पैराग्राफ एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट. ऑप्शन देखते हैं. देखो, शनिंग, शाउनिंग, शूनिंग, शूनिंग. तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग देखते ही पता चल रही है यही है. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. ये कहाँ लिखा है? ये रहा. तो यहाँ पे आ जाएगा SHUNNING. पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 9. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. बाय नेक्स्ट ईयर शी डैश इन दिस कंपनी फॉर 8 ईयर्स. देखो, नेक्स्ट ईयर तो अगले साल में, अगले साल है ना, तो यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है तो यहाँ पे आना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो वर्क्स नहीं आएगा, प्रेजेंट में होता है. विल वर्क, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया. विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. विल हैव वर्कड. क्वेश्चन नंबर 10. आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन पैराग्राफ. मैनी स्मार्ट. देखो, ओवरऑल की स्पेलिंग सही है, डिटेल्ड की स्पेलिंग सही है, ट्रैकिंग की स्पेलिंग सही है. स्पेलिंग गलत किसकी है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस की स्पेलिंग क्या होती है? HOMEOSTASIS. होम्योस्टेसिस. इसका मतलब क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मैं लिख देती हूँ. द टेंडेंसी of a living organism or system to maintain internal stability despite changes in the external environment. Question number 11. Sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. A. Government are providing incentives and setting ambiguous deadlines for phasing out internal combustion engines. B. However, challenges like charging infrastructure and environmental impact of battery production remain. C. Electric vehicles are rapidly transforming the automotive industry with global sales projected to grow by 40% this year. D. Companies like Tesla, BYD and traditional automakers are investing heavily in EV technology. E. The EV revolution is seen as pivotal
इन रिड्यूसिंग ग्लोबल कार्बन एमिशन। देखो यहाँ पे मेन किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो स्टार्ट किससे होगा, सी से। ये भी एलिमिनेट, ये भी, तो आंसर हमें को वैसे ही पता चल गया। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, सी डी ए बी एंड ई। पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार देखो हम पढ़ के देख लेते हैं सही भी बन रहा है या नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग द ऑटोमोटिव industry with global sales projected to grow by 40% this year. Companies like Tesla, BYD and traditional automakers are investing heavily in EV technology. Government are providing incentives and setting ambitious deadlines for phasing out internal combustion engines. However, challenges like charging infrastructure and the environmental impact of battery production remain. The EV technology is seen as pivotal in reducing global carbon emission. Yes, सही है. Question number 12. Select the most appropriate option to fill in the blank. The concept was widely accepted. Dash. There were several anomalies that could not be explained. तो यहाँ पे word क्या आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे को यूज़ करना है कंजक्शन जो कि इनको जोड़ सके, कॉन्ट्रास्ट कर सके। एट नहीं, फॉर द कॉन्सेप्ट वाज वाइडली एक्सेप्टेड, फॉर देयर वाज नहीं, द कॉन्सेप्ट वाज वाइडली एक्सेप्टेड बट देयर वर सेवरल एनोमलीज दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बट, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो तो वाइडली एक्सेप्टेड है, बट यहाँ पे तो एक नेगेटिव हो गया ना, बट देयर वर सेवरल एनोमलीज दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, बट। क्वेश्चन नंबर 13. Sentence of a paragraph are jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. A. Because of their soothing green colors, emeralds were also said to repair eyesight in ancient times. It is said that in ancient Egypt, Cleopatra collected and used them in her most opulent royal adornments. Emeralds are the birthstone of May. They embody rebirth, renewal, and spring. D. These beautiful green gemstones have been fascinating mankind since ancient times. तो these, because it is said, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, सी से स्टार्ट होगा। ए आंसर पता चल गया हमारे को, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, सी डी ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 14. Select the most appropriate option to fill in the blanks. Abhilash doesn't play tennis anymore and he doesn't watch it either. ये यहाँ पर क्वेश्चन टैग चूज़ करना है। क्वेश्चन हमारा सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, डज, तो डज ही। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15. Select the most appropriate idiom phrase that can be used as a substitute for the underlined group of words in the given sentence. The community was angry and upset over the construction of new bridge. हम इन ऑप्शंस के एक बार मतलब देख लेते हैं। प्लेइंग बाय ईयर क्या मतलब होता है, इम्प्रोवाइजिंग, डिसाइडिंग एज यू गो, अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग सिक और अनवेल, फीलिंग सिक और अनवेल। अप इन आर्म्स का क्या मतलब होता है, फ्यूरियस, प्रोटेस्टिंग और स्ट्रांगली अपोज टू समथिंग, फ्यूरियस, प्रोटेस्टिंग और स्ट्रांगली अपोज्ड टू समथिंग। क्लिपिंग ऑन ईच अदर्स शोल्डर, ये एक फ्रेज इडियम नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द कम्युनिटी वॉज एंग्री एंड अपसेट ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ब्रिज। इट्स अप इन आर्म्स, फ्यूरियस है, प्रोटेस्टिंग है और स्ट्रांगली अपोज कर रही है न्यू ब्रिज के कंस्ट्रक्शन को। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं।
पैराग्राफ पढ़ने से पहले हमारे को सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। मेन आइडिया ऑफ द पैसेज बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 18, select the most appropriate antonym of the word looming as used in the passage. Question number 19, which of the following represent the structure of the passage? Question number 20, select the most appropriate synonym of the word prevalence as used in the given passage. अब सबसे पहले हम अपना पैसेज पढ़ लेते हैं। The Western Pacific region faces a looming health crisis driven by social pressure, vulnerabilities and unrest amplified by the wide range impact of the COVID-19 pandemic on communities everywhere. Over 215 million people are living with mental health conditions in the region. Suicide continues to be a leading cause of death among young people, and for every death, there are many more suicide attempts. At the same time, demographic shifts in some countries are increasing the proportion of older people, contributing to the growing prevalence of dementia and other mental health conditions relating to aging. Rapid and unplanned urbanization give rise to built environments that are not conducive to health and well-being. Economic pressure, toxic online interactions, and increased drugs use can also cause stress and other direct threats to mental health. Substance use compound the risk of developing a mental health condition and can lead to risky behavior, especially among young people. Chronic exposure to adversity due to these and other risk factors increase the likelihood of developing a mental health condition across the life course. The region is also home to some of most climate vulnerable countries and areas in the world. Extreme weather events and other environmental hazards can lead to large-scale health emergencies and complex humanitarian crises, resulting in widespread mental distress and sufferings. Communities residing in small island and coastal areas are facing an uncertain future due to rising sea levels, leading many to feel anxious and afraid for their way of life. पैसेज हमने पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। मेंटल हेल्थ, वर्ल्ड पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज। पूरे पैराग्राफ में किसकी बात हुई है? मेंटल हेल्थ की। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पैसेज। ह्यूमनिस्टिक, एक्सक्रिबिक, लॉड्रेटरी या इंडिजेंट। तो यहाँ पे कैसी टोन है? ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमन के बारे में बताया ना। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड लूमिंग एज यूज्ड इन द गिवन पैसेज। लूमिंग का मतलब पता होना चाहिए पहले तो देखो लूमिंग का क्या मतलब होता है? अप्रोचिंग और अबाउट टू हैपन। अप्रोचिंग और अबाउट टू हैपन। तो इसका एंटोनिम बताना है। डेफिनाइट, डिस्टेंट, डिस्टेंट या डिटेल्ड। डिटेल्ड होता है बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करना। डेफिनाइट होता है पर्टिकुलर, डिस्टिंक्ट होता है दूर, और डिस्टेंट होता है डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सेपरेट करना, क्लियरली डिफरेंट और सेपरेट फ्रॉम समथिंग एल्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दूर, फार अवे, नॉट नियर टू टाइम और प्लेस। फार अवे लिख देती हूँ। तो हमारा आंसर क्या हो गया? अबाउट टू हैपन का अपोजिट हो गया फार अवे। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। क्रोनोलॉजी, प्रोसेस, डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन। तो जो स्ट्रक्चर है वो पैसेज का कैसा है? डिस्क्रिप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, select the most appropriate synonym of the word prevalence as used in the given passage. Predominance, preparation, prestige या presentation। देखो prevalence का क्या मतलब होता है? डोमिनेंट होना, कॉमन होना, द स्टेट ऑफ बीइंग वाइड स्प्रेड, ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ होना। तो लिख देते हैं डोमिनेंट, कॉमन,
द स्टेट ऑफ बीइंग वाइड स्प्रेड, तो वाइड स्प्रेड में लिख देते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? प्रीडोमिनेंस। देखो प्रीडोमिनेंस का क्या मतलब होता है? बीइंग ग्रेटर इन नंबर, स्ट्रेंथ, ग्रेटर इन नंबर, स्ट्रेंथ। और प्रिपरेशन, किसी चीज़ की प्रिपरेशन करना, द एक्ट ऑफ बीइंग रेडी। प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का क्या मतलब होता है? रिस्पेक्ट, एडमायरेशन। प्रेजेंटेशन, द एक्ट ऑफ शोइंग और इंट्रोड्यूसिंग समथिंग। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।